हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सर्दी बहुत बढ़ रही है और इसी के साथ बढ़ रही है आप लोगों की टेंशन, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है नॉलेज मैटर्स। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हर जगह क्या मैटर करेगी? आपकी नॉलेज। तो लास्ट जो सेशन हमारा हुआ था बच्चों, उसके अंदर हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे उनको डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन जब मैंने उन क्वेश्चन आंसर को आपके साथ डिस्कस किया तो मैंने एक चीज को फेस किया। वही प्रॉब्लम कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की कमी लग रही है। अब वो कॉन्सेप्ट की कमी इसीलिए लग रही थी क्योंकि मैंने कभी भी आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सबसे पहले आप लोगों को उस टॉपिक का जो नॉलेज होगी वो आपको दूंगा। उसके बाद हम उस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें करेंगे। कहने को तो मैं चाहूँ तो आपको किसी जो दूसरे यूट्यूबर है उनकी वीडियोस रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप वहां से वीडियो देख लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेकिन ऐसे तो बच्चों आप लोगों ने क्लासरूम्स में अपने टॉपिक्स उनको पढ़ा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उससे पहले आप मेरी वीडियो देख लें जो उस पर टॉपिक पे मैंने बनाई होगी। इससे क्या होगा कि आपको मेरे क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन करने के पैटर्न को और जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें कनेक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी। और इससे पहले अगर आपने मेरा टॉप जो सेशन है वो नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा कि आप उससे पहले देख लें। आपके कम से कम 11 क्वेश्चंस उसमें मैंने डिस्कस किए हैं, तो वो आपके वहां पे कवर हो जाएंगे। तो पेपर में बेल्जियम के चैप्टर से उन 11 क्वेश्चंस के अलावा और कुछ नहीं आने वाला। छोटे मोटे जो क्वेश्चंस होते हैं तो आप उनको कवर कर ही लोगे, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनके अलावा कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए उन क्वेश्चंस को बेटा आप कवर कर लो सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज। रिसोर्स आखिर होते क्या है? देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बीइंग अ टीचर मैं आपके लिए क्या हूँ? एक रिसोर्स हूँ। ये जो जिस फोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये क्या है? एक रिसोर्स है। आप गर्मियों में जिस पंखे की, जिस एसी की, जिस कूलर की हवा लेते हैं, ये आपके लिए क्या है? एक रिसोर्स है। तो बहुत ही आसान भाषा में कहें तो एनीथिंग वी यूज इट इज नोन एज रिसोर्स। या हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो हमारे जो लाइफ होती है उसको आसान बनाती है वो हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है। आसान भाषा में तो ये हो गया। लेकिन ज्योग्राफिकल टर्म्स में आखिर रिसोर्स होते क्या है, इन्हें हमें देखना है। तो इस डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन कह रही है कि अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज हमारी नीड्स को, हमारी जो डिजायर्स है, हमारी वांट्स है, उनको फुलफिल कर रही है, वो क्या है बेटा? हमारे लिए एक रिसोर्स है। लेकिन ये तो इतनी डेफिनेशन थी क्लास 8 की। क्लास 10 में थोड़ी सी डेफिनेशन एक्सटेंडेड है। वो है विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी कि ये रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स वो होते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन ऐसे रिसोर्सेज जिसको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है, यानी कि टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेसिबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, हमारे देश के अंदर जो लद्दाख वाला रीजन है, जो नॉर्थ में आपने लद्दाख देखा है, वहां पर जो रीजन है वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। लेकिन हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस जो यूरेनियम है उसको निकाल पाए। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए रिसोर्सेज है? नहीं। रिसोर्सेज हम उसको तभी कहेंगे जब हम उसको यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। राजस्थान में बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ती है, प्लस वहां पर काफी ज्यादा विंड है। तो अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उस सनलाइट को यूज कर सकें सोलर एनर्जी की फॉर्म में, या विंड मिल्स लगा सकें जिससे उसकी हम विंड में एनर्जी यूज कर सकें, तो क्या वो हमारे लिए रिसोर्सेज होंगे? नहीं होंगे। तो रिसोर्सेज हम तभी कह सकते हैं जब वो टेक्नोलॉजिकली हमको एक्सेसिबल हो। अगर टेक्नोलॉजी हमको यूजफुल नहीं हो रही है उनको एक्सेस करने में, तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं होंगे। नंबर 2 है इकोनॉमिकली फीजिबल। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे जो महासागर होते हैं, जो हमारे ओशियंस होते हैं, उनके अंदर काफी अच्छे अच्छे मोती पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उन मोतियों को अगर हम निकालने जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो जान माल का जो खतरा होगा वो भी बढ़ जाएगा। ऊपर से हमारी जो कॉस्टिंग होगी उसको निकालने की वो भी ज्यादा आएगी। और पता चला कि जितने मोती हमें मिले हैं समुद्र के अंदर से, उनकी कॉस्टिंग ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा कीमती नहीं है। तो क्या वो हमारे लिए जो रिसोर्सेज हैं वो इकोनॉमिकली फीजिबल हैं, यानी कि हमारे बजट में है? नहीं। हमें उन मोतियों को पाने के लिए जो हमें कीमत चुकानी पड़ रही है वो कुछ ज्यादा ही है।
तो ऐसे रिसोर्सेज जिसमें इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, उनको भी हम रिसोर्सेज के अंदर काउंट नहीं करेंगे। नंबर अब जैसे बच्चों जो कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप मान लीजिए जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, ठीक है? अब न्यूक्लियर वेपन्स को अगर हम शांति के लिए यूज़ करें, फॉर एग्जांपल के लिए हम किसी को डराने के लिए यूज़ करें कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर आप हमसे पंगा लोगे, हमसे लड़ाई झगड़ा करोगे, तो हम आपके लिए अगेंस्ट में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेंगे, तो ये एक समझ में आता है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन हम किसी देश को बर्बाद करने के लिए या तबाही मचाने के लिए उनका यूज़ करें, तो क्या हम उसको कल्चरली एक्सेप्टेबल की कैटेगरी में डालेंगे? नहीं डाल सकते। तो रिसोर्सेज वो होने चाहिए जो हमको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हों, इकोनॉमिकली फीजिबल हों और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, यानी कि हमारे जो देश है, हमारी जो कंट्री है, हमारी सोसाइटी है, वहाँ पर उसे एक्सेप्ट किया जा सके, ठीक है? तो मैं दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ रहा हूँ। अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स व्हिच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तभी कोई वस्तु हमारे लिए रिसोर्स है, अदरवाइज वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है। हम बहुत ही लेमन लैंग्वेज वाला एग्जांपल लेते हैं, फैन। फैन इकोनॉमिकली फीजिबल भी है, यानी कि उसकी कॉस्टिंग भी कम आती है, बजट में भी लोगों के होता है, उसको खरीद सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली वो हमारे लिए एक्सेसिबल है। फॉर एग्जांपल वो हमारे लिए क्या करता है, पंखे का काम करता है जिसमें हमें गर्मियों में हवा मिलती है, ठीक है? नंबर 3 कल्चरली एक्सेप्टेबल, हम फैन्स को यूज़ भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो फैन्स मार्केट में हैं उनको कोई यूज़ नहीं करता, उन्हें हम यूज़ भी करते हैं। तो ये कल्चरली यानी सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट भी किया हुआ है। तो रिसोर्स हमारे लिए क्या है, एक फैन है, जिसको हम टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? आई होप मैंने बहुत ही आराम-आराम से और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको बताया है, तो आपको रिसोर्स का मीनिंग अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली बाय ह्यूमन बीइंग्स। अब हमारे देश में क्या, हमारी पूरी सोसाइटी में, हमारी पूरी अर्थ पर जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी लोग हैं, इन्होंने क्या किया है, जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं इनको बहुत ही हार्मफुल तरीके से यूज किया है। यानी कि इतना इतना इनका एक्सप्लॉयटेशन किया है कि अब ये रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पे आ गए हैं। जिसमें हम बात करते हैं, कोल है हमारा, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये हमारे पास इनकी जो क्वांटिटी है बहुत बहुत ही कम बची हुई है। अब वही यहाँ पे कह रहा है कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली बाय ह्यूमन बीइंग्स। जब लोगों ने इनको बहुत ही गलत तरीके से यूज किया, तो उनका रिजल्ट क्या निकला आज, कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं अब वो खत्म होते जा रहे हैं। नंबर 2, accumulation of resources in few hands divided the society into two segments, that is haves and have nots। आज हम देख सकते हैं कि काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, ब्रिटेन है, बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं। वहीं एक तरफ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत ही डेवलपिंग हैं अभी, जिनको अंग्रेज़ों ने, जैसे अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने हम पर रूल किया, हमारे रिसोर्सेज़ को एक्सप्लॉइट किया। वो खुद तो डेवलप बन गए, लेकिन हमको क्या कर दिया उन्होंने, गरीब बना दिया। हमको हो गया, या मान लीजिए श्रीलंका हो गया, नेपाल है, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके रिसोर्सेज़ को बाहर की कंट्रीज़ ने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। तो यहाँ पर एक गैप बन गया है, जिनके पास है हैव्स और जिनके पास नहीं है, यानी कि हैव नॉट्स, ठीक है? नंबर 3, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। हमने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया है कि उसका आज के टाइम पर जो रिजल्ट है वो नेगेटिव पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है आपकी, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर आप जानते हो कितना वो फैलता जा रहा है, उसका जो छेद है वो बड़ा हो रहा है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है इसके साथ में, ठीक है? तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो रिसोर्सेज को हमने इनडिस्क्रिमिनेटली बिना भेदभाव के यूज किया है। नेक्स्ट है आपका रिसोर्स प्लानिंग। अब देखो बच्चों, रिसोर्सेज जो है हमारे देश के अंदर, हमारी सोसाइटी में, हमारे पूरे वर्ल्ड में एक जगह पर सारे रिसोर्सेज आपको नहीं मिलते हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कोल आपको देखने को मिलेगा, कई ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको विंड एनर्जी और जो सोलर एनर्जी वो देखने को मिलेगी। तो सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक ही जगह पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका जो नेचर है, क्या आपको लगता है, क्या आपको मतलब पता है कि जो आपका नेचर है वो भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? जैसे इंडिया की बात करें तो नॉर्थ में आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जो वेस्टर्न वाला एरिया है जिसमें थार डेजर्ट लोकेटेड है, नीचे आप जाओगे थोड़ा सा तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स हैं। उसके अलावा नीचे और थोड़ा आप जाओगे तो वहाँ पर ओशियन है। ईस्ट की तरफ जाओगे थोड़ा सा तो आपको वहाँ माउंटेन्स मिलेंगे इंडिया में। वहीं नॉर्थ से थोड़ा सा साउथ में आओगे तो आपको क्या सेंट्रल जो डेक्कन प्लेट्यू है प्लस नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। तो आप देख रहे हो हमारा जो नेचर है उसमें भी एक बैलेंस नहीं है, हर जगह सारी चीज़ें एक जैसी नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसोर्सेज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द अर्थ सरफेस। जो रिसोर्सेज हैं वो भी पूरी अर्थ पर सारी रिसोर्सेज एक जगह नहीं है। हम कहते हैं ना गल्फ कंट्रीज में बहुत सारा ऑयल है, क्या हमारे पास सारा सबसे ज़्यादा ऑयल है इंडिया में? नहीं है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल है। तो बहुत सी कंट्रीज़ हैं वो उन कंट्रीज़ पर, गल्फ कंट्रीज़ पर
डिपेंडेंट है कि वो उनको ऑयल सप्लाई कर रहे हैं। उस ऑयल से क्या होता है, आपकी पेट्रोल बनता है, आपकी आपका जो केरोसिन है वो बनता है। मतलब ऐसे ही रिसोर्सेज, ऐसी चीजें बनती हैं जो आपकी पेट्रोल से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम। अब कुछ एरियाज तो कुछ रिसोर्सेज में अच्छे होते हैं, वहां पर कुछ और रिसोर्सेज होते हैं, और किसी एरिया में कुछ और टाइप के रिसोर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन कोल डिपॉजिट। ये वो स्टेट्स हैं बच्चों जहां पर आपको जो कोल हो गया या आयरन हो गया ये सब देखने को ज्यादा मिलेगा। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अरुणाचल प्रदेश में जो आपको नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन हो गया, वहां पर जो अरुणाचल प्रदेश है पर खूब सारी बारिश होती है, तो पानी की तो कमी नहीं है, लेकिन क्या वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वहां पर अच्छे रोड्स हैं, क्या वहां पर अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाती है, क्या सभी सभी घरों के जो रोड्स हैं वो पक्के हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका, सॉरी चौथा पॉइंट है आपका, राजस्थान हैव हाई विंड एंड सोलर एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। वही अगर हम राजस्थान की बात करें या मान लो गुजरात की बात करें, तो ये एरियाज ऐसे हैं यहाँ पर विंड की कमी नहीं है, यहाँ पर सनलाइट भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, यहाँ पर होती है, लेकिन क्या इनके पास पानी की जो रिसोर्सेज है वो है नहीं। आप भी अगर कभी देखोगे तो गांव में आज भी राजस्थान में लोग एक जगह से दूसरी जगह कम से कम 5-5 10 किलोमीटर पानी दूर जाते हैं पानी भरने के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है और एक सॉल्यूशन भी है कि विंड एनर्जी है हमारे पास, राजस्थान के पास में सोलर एनर्जी भी है, लेकिन वहां पर क्या नहीं है, पानी की कमी है। अब बच्चों अगर हमें रिसोर्सेज का यूज करना है तो उसकी हमें क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अभी हम देखते हैं इसको, 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस सच एज। जो रिसोर्स की जो प्लानिंग होती है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में एक जादू की छड़ी घुमाई और आपका काम हो गया, रिसोर्स आपको मिल जाएंगे, नहीं। ये इसको रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। अब प्लानिंग करने के लिए सबसे जो पहली कंडीशन है वो होती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विच इन्वॉल्व्स सर्विंग एंड मैपिंग। यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके देश में किस जगह पर कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कितने क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। यानी कि आपको पहले पता करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज कहाँ पर हैं और कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्सेज बच्चा अवेलेबल है। ठीक है, नंबर 2, प्लानिंग स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। यानी कि जब आपने ये पता कर लिया कि आपके देश में रिसोर्सेज कहाँ पर हैं, उसके बाद आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। मान लो आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। मान लो आपको एसएसटी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, ये पता किया। अब आप प्लानिंग करोगे कि मुझे 1 घंटा एसएसटी पढ़नी है, 2 घंटे साइंस पढ़नी है, मेरी मैथ्स ज़्यादा वीक है तो 3 घंटे मुझे उसको देने पड़ेंगे, तभी मेरे अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो आपने क्या किया बेटा, प्लानिंग कर रहे हो, और प्लानिंग करने के लिए जैसे आपने इस तरीके टाइम टेबल बनाया अपना, तो ऐसे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिसोर्सेज को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग में क्या होगा, आपको टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करेगी, जो स्किल है वो आपकी, जो नॉलेज है वो आपको हेल्प करेगी, प्लस आपके पास ऐसी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो डिसीजन ले सके। अब डिसीजन लेने के लिए इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होंगे तो आप प्लानिंग कैसे करोगे, आप टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करोगे। ठीक है, नंबर 3 आपका मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। यानी कि आपको ऐसे रिसोर्सेज देखने होंगे, डेवलप करने होंगे जिससे आपके जो पूरा देश है, पूरा जो नेशन है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा हो। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप राजस्थान में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज करते हैं, या वहां पर ऐसी विंड मिल्स लगाते हैं या सोलर पैनल्स लगाते हैं जिससे हम विंड एनर्जी को विंड मिल्स के थ्रू विंड एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, और जो सोलर पैनल्स हैं उनके उसके थ्रू सोलर एनर्जी को बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो जो एनर्जी है वो हम पूरे देश को दे सकते हैं। इससे पूरे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत हो रही है, इनफैक्ट जिस कोल पर हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हमारे पास और दूसरे सोर्सेज आ जाएंगे, तो इससे हमारी कॉस्टिंग भी कम होगी। पहले हम मान लो कोल, सिर्फ और सिर्फ कोल पर ही अगर डिपेंडेंट हैं, तो हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे कोल हो गया तो ये खत्म होता जा रहा है। लेकिन अगर हमने जो हमारी क्या नाम है इसका, विंड मिल है और सोलर एनर्जी है, इसे हमने अगर यूज करना शुरू कर दिया तो हमारी कोल की क्या होगी बेटा, बचत होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हम ये हमारे किससे मैच कर रहे हैं, जो नेशन का डेवलपमेंट है, हमारे देश का जो डेवलपमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ प्री कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज का अवेलेबल होना, अगर रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट बोल रहा है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ प्री कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन बट it should be supported by the technology and institutional, otherwise it hinders the development। रिसोर्सेज होना एक बात, अलग बात है, और रिसोर्सेज को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी होना और इंस्टीट्यूशंस होना एक अलग बात है। अब सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज होने से काम नहीं चलता। फॉर एग्जांपल के लिए आपको किताब दे दी जाए कि आप बच्चों आप पढ़ लो,
आपको क्या लगता है कि आप मैथमेटिक्स को समझ पाओगे? क्या आपको लगता है कि आप साइंस को, एसएसटी को समझ पाओगे? नहीं। आपको क्या चाहिए? आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी कि आपको ऐसी स्किल चाहिए जो आपको उन टॉपिक्स को समझा सके। जैसे आपके टीचर्स हो गए, आपके यूट्यूब हो गए, यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा आपको टीचर्स मिलेंगे जो आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको चाहिए होती हैं। वरना इसके अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? इट हिंडर्स द डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका देश है, आपकी जो रीजन है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर आपको नहीं पढ़ोगे, आप नहीं समझ पाओगे, तो आप फेल हो जाओगे। तो है रिसोर्स कंजर्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अब बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे देश हैं, लोगों ने, हमारे देश के या फिर मान लो पूरा वर्ल्ड है, इन्होंने रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइजेशन किया है, इतना उनको यूज किया है कि आज वो खत्म होने की कगार पर आ चुके हैं। ये लिखा है ना, इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन लीड्स टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब जो बच्चा रिसोर्सेज हमने यूज किए थे गलत तरीके से, उसकी वजह से क्या हुआ? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, प्लस हमको इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उनको भी फेस करना पड़ रहा है। जैसे गांधी जी के यहाँ पे कोट दिया हुआ है बहुत अच्छा, द वर्ल्ड हैव इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो धरती माता है, उनके पास इतना जरूर है कि वो हर इंसान की इच्छा को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए उतना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं चाहूँ मेरे पास एक घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, ये एक बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये सोचूं कि सारी जो जमीन है, कम से कम ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास हो। अब ज्यादा प्रॉपर्टी मैं रह तो रहा, मैं तो वहां पे रहूंगा तो नहीं। अब जब मैं रहूंगा नहीं बच्चों, तो क्या होगा? वो जो प्रॉपर्टी मैंने खरीद रखी है उसका कुछ यूटिलाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा, वो ऐसी खाली पड़ी हुई है। इससे बेटर है कि अगर उस पर कोई और लोग रहते, तो जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर कुछ सोसाइटियाँ बनती, लोग उनके अंदर रहते। लेकिन मैंने क्या किया है? उस पूरी पूरी प्रॉपर्टी को अपने अंडर में कर रखा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरे जो लालच है उसका कोई अंत नहीं है। मेरी ज़रूरत के हिसाब से जितना मुझे चाहिए था मुझे मिल चुका है, लेकिन मैं जब और ज़्यादा की डिमांड करूँगा तो वो क्या शो करेगा कि मेरे पास की जो हमारी अर्थ है, वो मेरी जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है? अब इसी को ध्यान रखते हुए बच्चों देखो आगे क्या लिखा हुआ है। क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड द नीड फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1968। यहाँ पे क्लब ऑफ रोम लिखा नहीं है, ये क्लब ऑफ रोम है, ठीक है। अब 1968 में रोम का एक क्लब था, उसने सबसे पहले डिमांड की, बात की कि हमको रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। और ये लिखा है, गांधीयन फिलोसफी अगेन प्रेजेंटेड बाय स्क्यूमेचर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। जो स्क्यू मैचर हैं, उन्होंने, जो राइटर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अब जो गांधी जी ने बात बोली थी ना कि वर्ल्ड के पास इनफ है लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए, पर इतना नहीं है कि उनको लालच लालच पूरा किया जा सके, वो बात स्क्यू मैचर ने की, जो किताब थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें उन्होंने इस चीज को लिखा। इसके बाद एक ब्रेटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आती है 1987 में। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दिस आइडिया गॉट पब्लिश इन अ बुक कॉल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। ब्रेटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट आती है 1987 में, और ये कॉन्सेप्ट को देती है। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस आइडिया को, एक किताब थी उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, उसमें उसमें पब्लिश किया जाता है। तो मान लीजिए पहले तो सिर्फ और सिर्फ एक किताब, एक ये रिपोर्ट आई थी 1987 में, जिसमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बातें कही गई थी। लेकिन बाद में जब भी आवर कॉमन फ्यूचर नाम की किताब आती है, उस किताब के अंदर इन आइडियाज को लिखा जाता है, जिससे क्या होता है बच्चों, सारे जो आइडियाज हैं ये किताब के थ्रू लोगों तक पहुंचते हैं। लोग जब इन किताबों को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो लोग क्या करते हैं फिर? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। ठीक है? जिस बच्चों पे लिखा है रिसोर्स कंजर्वेशन। इन जून 1992 100 heads of different country met in Rio de Janeiro for first time international earth summit and address the problems of environmental protection and socio-economic development। 1992 में जून में जो ब्राजील की कंट्री है, रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर से एक अर्थ समिट होती है। इस समिट का नाम क्या है? इंटरनेशनल अर्थ समिट। इसमें कम से कम 100 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेशन अपना किया, और वहाँ पर ये डिमांड की, डिजायर किया कि हमें अपने अर्थ को, अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है? फिर नेक्स्ट होता है बेटा, द रियो समिट एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक जो रियो समिट हुई थी, इस रियो समिट के अंदर एक एजेंडा बनाया जाता है। एजेंडा के अंदर 21 डिमांड्स होती हैं। उन 21 डिमांड्स में से एक डिमांड क्या थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है हमें। ठीक है? बहुत सारी डिमांड थी, लेकिन एक डिमांड इसमें से क्या थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है हमें। तो यहाँ पे लिखा है, एजेंडा 21 इज अ डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो। अभी लिखा है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डिक्लेरेशन डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो। यूएनसीईडी, ये बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। इसी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी नाम से हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेटलैंड कमीशन, जो हमने अभी ऊपर देखा था। तो ये एजेंडा 21 को अपनाते हैं और डिमांड करते हैं कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, और भी जो उनकी डिमांड्स थी वो पूरी की जाती है इसके अंदर।
ठीक है, मतलब एक एम रखा जाता है कि हमको ये हमारा एजेंडा है और हमें इन एजेंडाज को पूरा करना है। शहर का नाम ध्यान रख लें, रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर है, ठीक है। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें क्या बोला कि हमको जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको दूर करना है, डिजीज को दूर करना है, और जो हमें क्लाइमेट को अफेक्ट किया है उस क्लाइमेट को हमको सुधारना है वापस। और ये सब कैसे होगा? ये सब करने के लिए हमको चाहिए ग्लोबल कॉपरेशन। ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ काम करे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि देखिए जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज तो इंसानों ने बनाई हैं। क्या पॉल्यूशन की कोई बाउंड्री होती है? नहीं होती। क्या वाइल्ड फायर की कोई बाउंड्री होती है? नहीं होती। अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे, अंटार्कटिका अगर पिघलेगा, तो उससे क्या होगा, जितने भी कंट्रीज सी कोस्ट से सिचुएटेड हैं वो डूब जाएंगी। अब इसमें हमारी जो जो कंट्रीज है, सॉरी, जो हमारी स्टेट्स हैं बच्चों, जैसे गोवा हो गई, मुंबई हो गई, और ये क्या नाम है इसका, कर्नाटका से जुड़ी हुई जो भी स्टेट्स होंगी, कोस्टल एरियाज, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, ये यहाँ पर जितने भी जो स्टेट्स होंगे, जो भी कोस्टल टाउन्स होंगे, वो डूब जाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पूरे वर्ल्ड की है, ना कि सिर्फ इंडिया की, चाइना की या अमेरिका की या किसी एक कंट्री की। सब मिलके काम करेंगे तभी हम अपने देश को, अपनी अर्थ को बचा सकते हैं, क्योंकि अर्थ क्या है? हमारी है, हम सबकी कॉमन है। तो वही उन्होंने बोला कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल नीड्स होनी चाहिए, यानी कि सबके अंदर इस नीड को पूरा करने की इच्छा होनी चाहिए, म्यूचुअल नीड एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और सभी की साझेदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन कर रहा है, दूसरा उसके हेल्प नहीं करेगा, तो सभी को इसकी हेल्प करनी होगी ताकि इन्वायरमेंट को हम बचा सकें। फिर बेटा लैंड यूटिलाइजेशन। अब बेटा जो हमारा लैंड होता है उसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक तो हमारे लैंड को फॉरेस्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। हम जो हमारे जंगल होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं कि नहीं करते? तो फॉरेस्ट के फॉर्म में हम लैंड को यूज़ करते हैं। नंबर 2 बेटा आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। एक लैंड ऐसा भी होता है जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, जिसके अंदर आपका पहला वाला कौन सा आता है? बैरन, यानी कि इनफर्टाइल। बैरन लैंड का मतलब क्या हो गया? ऐसा लैंड जो इनफर्टाइल है, यहाँ पर कुछ भी अब आप ग्रो नहीं कर सकते, या वहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं होता है। एंड दूसरा है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का मतलब क्या हुआ? अब उसका कुछ भी यूज नहीं है। जो इनफर्टाइल लैंड है उसको तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत पानी देके या कुछ टाइम के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो लैंड है वो बैरन से कल्टीवेबल लैंड बन जाएगा। लेकिन जो वेस्ट लैंड होता है उसका तो पूरा का पूरा सब कुछ खत्म हो चुका है, उसको आप किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बेटा आपका लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स एटसेट्रा। अब ऐसे भी लैंड होते हैं जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जिसके अंदर आपके जो बिल्डिंग्स हो गई, बिल्डिंग्स बनी होती हैं, रोड्स बने होते हैं, ऐसी जो जगह होती है इनको भी हम कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। बेटा एक होता है फेलो लैंड। फेलो लैंड का मतलब क्या होता है? इग्नोर लैंड, जिसको इग्नोर किया गया कुछ टाइम के लिए। जैसे इसमें 3 कैटेगरी होती है आपकी। नंबर पहली कैटेगरी है करेंट फेलो। इसका मतलब है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर, यानी कि एक ऐसा लैंड जिसको कम से कम 1 साल के लिए या उससे कम टाइम के लिए खाली छोड़ा गया है, कि वहाँ पर कोई भी खेती-बाड़ी नहीं की जाएगी, कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो नहीं किए जाएंगे, उसको हम बोलते हैं करंट फेलो। अदर देन करंट फेलो का मतलब क्या होता है? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 टू 5 ईयर्स, यानी कि जिस लैंड को आपने 1 से 5 साल के लिए बीच में छोड़ा हुआ है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं ग्रो किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? अदर देन करंट फेलो। तीसरा होता है बेटा कैटेगरी कल्टिवेबल वेस्टलैंड। कल्टिवेबल वेस्टलैंड का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट अंटी अंटी सॉरी तीसरा होता है बेटा कल्टिवेबल वेस्टलैंड। इसका मतलब क्या हो गया? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स, यानी कि किसी लैंड को आपने कम से कम 5 साल से ज्यादा के लिए छोड़ा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं की जाएगी। तो 3 कैटेगरी हो गई। करंट फेलो 1 साल या 1 साल से कम, अदर देन करंट फेलो 1 साल से 5 साल के बीच, और कल्टिवेबल वेस्टलैंड मतलब 5 साल से ऊपर। ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन वाला टॉपिक चल रहा है आपका। अदर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड ऐसे भी कुछ लैंड होते हैं जिस पर हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते, जैसे परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। कुछ लैंड्स बेटा गांव वगैरह में आप देखोगे, या मान लो ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर जो गाय गाय हो गई, भेड़ बकरियां हो गई, जो चरवाहे होते हैं, जो शेपर्ड्स होते हैं, अपनी जो कैटल्स हैं उनको चराते हैं। तो ऐसे लैंड्स पे भी आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो आप घर बना सकते हो, ना यहाँ कोई कल्टीवेशन कर सकते हो। ऐसे लैंड को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। फिर है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स। आपने बेटा कई बार देखा होगा कि मान लो जो आपका खेत होता है गाँव में, या आप रोड के किनारे जाते हैं, तो कई कई जगह पर बहुत सारे ट्रीज लगे होते हैं, उनको भी आप यूज नहीं कर सकते, ना तो वहाँ पर आप कोई कल्टीवेशन कर सकते हो, ना कल्टीवेशन होगा भी नहीं। वहाँ पर क्या उगे हुए हैं? आपके ट्रीज ट्रीज उगे हुए हैं, तो छोटी मोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो उगे होते हैं, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो? कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे।
फिर बेटा आपका नेट सोन एरिया का मतलब क्या हो गया, वन टाइम सोइंग, यानी कि एक टाइम में आप इसको बीज डालते हो, एक टाइम इसको आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बीज डाल रहे हो खेत के अंदर, जो सीड्स होते हैं। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसको अपना एग्रीकल्चर एक साल में 2 बार उसको बीज डाला, उसको सोन किया है, प्लस नेट सोन एरिया, इसको टोटल मिला के आप क्या बोलोगे, उसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेक्स्ट है बेटा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न इन अफेक्टेड बाय बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। अब जो बेटा हम लैंड को किस तरीके से यूज करेंगे, डिपेंड करेगा कि वहाँ का जो फिजिकल फैक्टर्स है, जैसे टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल कैसी है, ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन कैसी है, टेक्नोलॉजी वहाँ पर कैसी अवेलेबल है कि नहीं है, कल्चर कैसा है, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है। जैसे टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, टोपोग्राफी का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया, एक जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर किस तरीके की जो फिजिकल कंडीशन है वो अवेलेबल है। जैसे उदयपुर की अगर मैं बात करता हूँ, उदयपुर में बेटा क्या है, कई की जगह ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कई जगह ऐसी हैं कि वहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, कई की जगह पर ऐसी है जहाँ पर बेटा क्या है, प्लेन एरिया है। तो एक ही आपने देखा कि एक जो उदयपुर है, एक जो एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको इस तरीके से वैरायटी देखने को मिलती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस तरह की जो जो क्लाइमेट है, सॉरी सॉरी जो लैंड पैटर्न है, उसका जो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, टोपोग्राफी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो लैंड के यूज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श है, तो क्या लगता है आपको, वहां पर कुछ ग्रो हो सकता है, नहीं ग्रो हो सकता। अगर सॉइल मान लो बहुत ज्यादा खराब है एकदम, उस पर कुछ ग्रो होने लायक है ही नहीं है, तो क्या वो सॉइल हमारे काम की है, क्या कोई इंसान उसको यूज करेगा, लैंड को नहीं करेगा। इसी तरीके से जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर एक जगह है वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है, तो क्या वहां पर लैंड को यूज करने की हमारे पास जगह होगी, नहीं होगी। तो इसी तरीके से ये जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स, इनको आप याद कर लेना। पेपर में 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, हो सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी अगर याद आए, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इसका जो आंसर है बच्चों, जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैं अभी अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आप देख लीजिए। जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपके साथ मैं इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, अब आप जानते हैं कि लैंड का जिस तरीके से हम यूज करते हैं, वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, खराब हो रही है हमारी लैंड। जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड, यानी कि हमारी जितनी भी 95 जरूरतें हैं, छोटी से छोटी जरूरत हो, बड़ी से बड़ी जरूरत हो, ये किससे पूरी होती है, आपकी लैंड से जरूर जरूर जो पूरी होती है। जैसे इसमें फूड हो गया, फूड आपको किससे मिलता है, लैंड से ही मिलता है। शेल्टर आपको बनाना है, घर बनाना है आपको, तो कहाँ बनेगा, आपका हवा में तो बनेगा नहीं, आप कहाँ बनाओगे इसको, लैंड पे ही बनाओगे। तीसरा है क्लोथिंग, जो आपके कपड़े हैं, कपड़े भी हवा में थोड़ी ना आते हैं कि या सोलर सिस्टम में से आ रहे हैं, अचानक से कपड़े आए और आपने पहन लिए, नहीं, पहले कॉटन ग्रो होगी, उस कॉटन से क्या होगा, धागा बनेगा, उस धागे से क्या होगा, कपड़े बनेंगे, फिर उन कपड़ों का पहनोगे। तो सारी एक्टिविटी कहाँ पर हो रही है, आपकी लैंड के ऊपर हो रही है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स, हमारी छोटी से छोटी नीड्स भी जो होती हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथ, ये कहाँ से पूरी होती है, लैंड से। अब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, डैमेज टू द लैंड ब्रिंगिंग डाउन इट्स क्वालिटी इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड को इस तरीके से डैमेज कर देना और उसकी जो क्वालिटी है वो खत्म होती जा रही है, उसी को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो लैंड को डिग्रेड करने में, उसको खत्म करने में, खराब करने में हेल्प करते हैं। हेल्प इन द सेंस नेगेटिव टर्म्स। अभी बेटा यहाँ पे लिखा हुआ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजिंग ऑफ लैंड, यानी कि पहले कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, माइनिंग एंड क्वेरिंग है, ओवर इरिगेशन है, ग्राइंडिंग लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। अब आइए एक एक करके इनको देखते हैं। बेटा डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ट्रीज को कट करना, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में ट्रीज को कट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। जो फॉरेस्ट होते हैं, सॉइल को बेटा बांध के रखते हैं, वो जो सॉइल जो जो ट्रीज होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, वो सॉइल को कंट्रोल करती हैं। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होगा, सॉइल वॉश अवे हो जाएगी, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहेगी। ठीक है, नंबर 2 है बेटा ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या हुआ, जब एक जगह पर काफी ज्यादा मान लो ओवरग्रेजिंग हो रही है, देखो जितनी जरूरत है हमारे कैटल्स को उतना उनको उतना मिल रहा है, समझ में आता है। लेकिन एक जगह से अगर ज्यादा हम ओवरग्रेजिंग कर लेंगे तो क्या होगा, उसकी लैंड की जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसमें जो काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब खत्म होते चले जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 है आपका माइनिंग एंड क्वेरिंग। अगर हम बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, उससे भी हमारी लैंड की जो डिग्रेडेशन, जो लैंड की खराबी है वो होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा माइनिंग भी ना करें। चौथा है आपका ओवर इरिगेशन। अब मान लीजिए कोई लैंड है, उसको जितनी जरूरत है पानी की उतना उसको मिल रहा है, समझ में आता है, लेकिन उसको हद से ज्यादा अगर आप इरिगेट करोगे तो उसकी जो
वो जो लैंड है वो एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, आपको वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वेस्ट लैंड का मैंने आपको मतलब बताया था ना कि एक ऐसा लैंड जिसको आप बाद में ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, इनफैक्ट वो यूज़ करने लायक बचा ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से लैंड को यूज़ करना है कि वो जो लैंड है वो इरिगेशन भी हो जाए उसकी, उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी खराब ना हो, ठीक है। नंबर 5 है आपका ग्राइंडिंग लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। ग्राइंडिंग लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। अब ये जो सीमेंट इंडस्ट्री हो गई या जो लाइमस्टोन हो गया, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं जब भी काम चलता है तो बेटा आप देखते हो हवा जो होती है वो भी दूषित हो जाती है। समझ रहे हो? जब जो हवा है वो भी दूषित हो जाती है। इनफैक्ट आपने कई इंडस्ट्रीज़ को देखा होगा जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में से निकलते हैं। आपने इंडस्ट्रीज़ वाला टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है। ऑब्वियसली मतलब क्लास में तो पढ़ लिया होगा, हमने नहीं पढ़ा है। पर इंडस्ट्री से काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जिनको जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो डायरेक्ट छोड़ देती हैं रिवर्स के अंदर। और हमने बेटा देखा है कई-कई जो एरिया होते हैं वो रिवर वाटर का यूज़ करते हैं और वो जो पेस्टिसाइड्स हो गए, जो हार्मफुल केमिकल्स हो गए, वो क्या करते हैं आपकी सॉइल में जाते हैं और सॉइल को क्या करते हैं बेटा वो खराब करते हैं, ठीक है? अब ये है कि यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन कुछ वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब ऐसे कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिनकी वजह से हम चाहें तो हमारा जो लैंड है उसको खराब होने से, उसको डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। अब जो आपकी प्रॉब्लम्स थी ना, अब आपकी प्रॉब्लम्स ही बेटा क्या है, आपकी सॉल्यूशन है। जैसे आप डिफॉरेस्टेशन की जगह पे क्या करो, एफॉरेस्टेशन, यानी कि जहाँ पर आप पहले पेड़ों की कटाई कर रहे थे, अब पेड़ों की क्या करो, बचाई करो, यानी कि उनको दोबारा उगाओ। नंबर 2 है मैनेजमेंट ऑफ ओवरग्रेजिंग। मैनेजमेंट ऑफ ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या हो गया बेटा? यानी कि ऐसी आपके जो जानवर हैं, आपकी जो कैटल्स हैं, उनको आप चराओ, लेकिन उनको और भी चीज़ें खाने को दो ताकि ओवरग्रेजिंग ना हो। नंबर प्लांटिंग शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स। आप क्या करो बेटा, जो आपका खेत हो गया मान लीजिए, खेत के चारों ओर आपने कई बार देखा होगा जो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पेड़ लगे होते हैं। ये पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? ताकि विंड भी ज़्यादा आपकी जो फील्ड है वहाँ पर ना आए, प्लस जो अदर एनिमल्स हैं वो भी आपके खेत में ना घुसें। तो आपको अपनी सॉइल को प्रोटेक्ट करना है तो आपको ऐसे शेल्टर बेड्स लगाने चाहिए। नंबर 4 प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। जो आपका वेस्ट लैंड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करो और कोशिश करो कि उसको जो वेस्ट हो चुका है उसका कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन किया जा सके। ऐसा ना हो कि जितना वो वेस्ट हो गया है उस वो पूरा पूरा और ज़्यादा वेस्ट वेस्ट हो। तो उसका अगर आप मैनेजमेंट करोगे तो उस वेस्ट लैंड को भी हो सकता है शायद कुछ टाइम बाद हम दोबारा क्रॉप ग्रो करने के लिए किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 है बेटा आपका कंट्रोलिंग माइनिंग एक्टिविटीज, यानी कि माइनिंग जो एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करो। जितनी माइनिंग करनी है उतनी जरूरत है, समझ में आता है, लेकिन उससे ज्यादा करने से क्या होगा, आपकी लैंड की जो डिग्रेडेशन है, जो क्वालिटी है वो खराब होगी। तो कंट्रोल करना है माइनिंग एक्टिविटीज को। नंबर 5 है आपका डिस्चार्ज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। क्या लिखा है? डिस्चार्ज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी कि मैंने आपको बताया ना, इंडस्ट्री से जितना भी हार्मफुल केमिकल निकल रहा है, जो भी निकल रहा है वेस्ट उसमें से, उसको पहले आप पॉलिश करो। पॉलिश कहने की उसको साफ करो और उसके बाद उस गंदगी को, जो प्रॉपर गंदगी है उसको आप साइड में करो और जो वैसा पानी बचा हुआ है उसको आप रिलीज कर दो। इससे क्या होगा, आपकी जो डायरेक्ट नदियां हैं, जो ओशियंस हैं, जो पॉन्ड्स हैं, वो डायरेक्ट जल्दी से खराब नहीं होंगे और आपकी लैंड भी खराब नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। सॉइल एज अ रिसोर्स। अब हम सॉइल के बारे में जानेंगे कि आखिर सॉइल क्या होती है और वो कितने टाइप की होती है, हम उसे किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, प्लस जो सॉइल है वो किस तरीके से बनती है, ठीक है। तो सॉइल क्या होती है सबसे पहले ये जानते हैं। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो सॉइल होती है, विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स एंड मिनरल्स, जो सपोर्ट करते हैं बच्चों किसे, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लस आपके जो प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इन्हें जो लेयर सपोर्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल, ठीक है। अब सॉइल में क्या क्या चीजें होती हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो सॉइल है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, जो जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ। आप सोच के देखिए, कम से कम 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में कम से कम बेटा आपके 1000 साल, 100 साल के आसपास का टाइम लगता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे सेवरल फैक्टर्स सच एज़ रिलीफ, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब क्या हो गया, जो एक मान लीजिए बड़ा पत्थर है, उसी पत्थर से क्या होगी, सॉइल बनेगी आपकी। जब वो पत्थर धीरे-धीरे करके टूट जाएगा तो वो आपका क्या है, एक तरह से पेरेंट रॉक है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं, तो जैसा पत्थर होगा, जैसा रॉक होगा, वैसे ही क्या होगी, सॉइल होगी। तो लिखा है सेवरल फैक्टर्स सच एज़ रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी कि जितने भी फैक्टर्स मैंने अभी आप डिस्कस किए, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गई, या पेरेंट रॉक हो गया, ये सभी फैक्टर्स मिला के क्या बनाते हैं, सॉइल को फॉर्म होने में हेल्प करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। Apart from the above mentioned factors, some other factors like change in temperature, actions of running water, wind and glaciers
एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एटसेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब ये नीचे जो फैक्टर्स दिए हैं ये भी हेल्प करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में, कि टेम्परेचर कितना होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो थोड़ी सी ब्लैक कलर की सॉइल आपको देखने को मिल सकती है। जैसे हमारा जो इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर आप देखते हो जो सॉइल का कलर होता है वो ब्लैक होता है, यानी कि वहाँ पर जो टेम्परेचर था उसकी वजह से ज़्यादा जो सॉइल थी उसका कलर कैसा हो गया, आपका ब्लैक हो गया। एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सारे जो फैक्टर्स होते हैं, आपकी सॉइल को डिफाइन करते हैं कि वो उसका कलर कैसा होगा, उसकी जो थिकनेस होगी वो कैसी होगी, वो मोटी होगी, पतली होगी, क्लेई होगी, कैसी होगी, ठीक है? नेक्स्ट बेटा ये आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वैसे मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। तो यहाँ पर जो हमारी सॉइल होती है, उसे हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है अपने समझने के लिए, कि सॉइल मतलब किस तरीके की होती है, उसे हम बाँट सकते हैं। जैसे सबसे पहली सॉइल होती है आपकी एलुवियल सॉइल, दूसरी होती है ब्लैक सॉइल, तीसरी होती है रेड एंड येलो सॉइल, चौथी होती है बेटा लेटराइट सॉइल, फिर आती है एडिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ये कुछ सॉइल्स के क्या है बेटा, टाइप है। क्या है ये? टाइप है। जैसे एलुवियल सॉइल की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले तो कौन-कौन से स्टेट्स में पाई जाती है ये? ये पाई जाती है आपके पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार हो गया। कुछ-कुछ आपके राजस्थान का जो पोर्शन हो गया वहाँ भी, और जो गुजरात है वहाँ भी आपको ये सॉइल देखने को मिल जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा ये बनती कैसे है? ये जो अलुवियल सॉइल होती है, तो जो आपके नॉर्थ में जो हिमालयन रिवर्स है, जैसे इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, तो वो जो रिवर्स अपने साथ जो डिपॉज़िट्स लेके आती है ना, उन्हीं से क्या बनती है? ये सॉइल बनती है आपकी, ठीक है? जब मान लो रिवर नीचे आती है तो अपने साथ जो डिपॉज़िट्स लेके आई, वो नीचे-नीचे वो रिवर तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन जो मटेरियल अपने साथ लेके आई थी वो उन मटेरियल को नीचे छोड़ती हुई चली जाती है। तो जब वो फैलते जाते हैं तो उनसे क्या बनती है आपकी अलुवियल सॉइल, ठीक है? अब जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो कैसा होता है? सैंडी होती है, लोमी होती है एंड क्लेई होती है, ठीक है? इस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ये सारे पाए जाते हैं। और इस सॉइल की हेल्प से इनफैक्ट वी कैन से दैट कि इस सॉइल पर सबसे ज़्यादा क्या ग्रो किया जाता है? शुगर केन हो गया, पैडी यानी कि धान, जिससे आपके चावल बनते हैं। तो शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इस सॉइल पे आप ग्रो कर सकते हो। और इसकी फीचर्स क्या हो गए आपके? फीचर्स होते हैं हाइली फर्टाइल है। अब बेटा एक चीज़ आप देखो, जैसे जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है, आप देखते हो ना कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो काफ़ी हाइली डेंसली पॉपुलेटेड है। इनफैक्ट आपका यूपी का जो एरिया हो गया पूरा का पूरा, जो पूरी यूपी स्टेट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है आपकी पूरी, अगर इंडिया की हम कंपैरिज़न करेंगे, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी इंडिया के यूपी के अंदर है। यूपी में ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो सॉइल है, अलुवियल सॉइल है, ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, और जब सॉइल फर्टाइल होगी तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को ग्रो कर सकते हो। जब आप यहाँ पे अच्छे से खेती कर पाओगे, तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों को क्या चाहिए? खाना-पीना चाहिए, और वो जो अच्छे से फार्मिंग कर सकेंगे, तो उसके लिए उनको ऐसी जो लैंड मिलती है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है आपको? जो अलुवियल सॉइल है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग रहते भी हैं, ठीक है? तो ये थी आपकी अलुवियल सॉइल। दूसरे नंबर पर आती है बेटा आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक नाम से पता चल रहा है ये काली मिट्टी होती है। इसका जो रंग होता है वो काफ़ी काला होता है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये एमपी में लिखा है तो इसका मतलब मध्य प्रदेश। तो ये इन स्टेट्स में पाई जाती है, ठीक है? पेपर में आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि अलुवियल सॉइल किस स्टेट्स में पाई जाती है, ब्लैक सॉइल किस स्टेट्स में पाई जाती है, ठीक है? इनका क्या टेक्सचर होता है, ये इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे अलुवियल सॉइल है, उसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ऐसी ब्लैक सॉइल के अंदर ह्यूमस है, नाइट्रोजन है। आई होप आप लोगों ने साइंस को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको ये सारी जो टर्म्स लिखी हुई है, नाइट्रोजन क्या होता है, फास्फोरस क्या होता है, ह्यूमस क्या है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, कम से कम इतनी सॉरी। तो ये ह्यूमस जो इस जो सॉइल है, जो ब्लैक सॉइल है, इसके अंदर बेटा क्या पाया जाता है? इसका जो मटेरियल होता है वो ना क्लेई होता है, या फिर चिपचिपा, आपने देखा ना क्ले की जो मिट्टी होती है, चिपचिपी सी होती है, ऐसी ये भी सॉइल आपकी होती है। तो डेफिशिएंट इसमें क्या-क्या होता है बेटा? ह्यूमस होता है, नाइट्रोजन है और आपका पोटेशियम है। इसकी क्रॉप्स की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर कॉटन ग्रो की जाती है, सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फ्रूट होते हैं आपके, वो ग्रो किए जाते हैं, टोबैको। तभी तो बेटा आपने देखा है, ये जो क्या नाम है इसका जो आपके अ, ऑरेंज संतरे हैं, वो ऑरेंज हम कहते हैं ना, नागपुर के फेमस हैं। तो ये जो आपका महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, यहाँ पर खट्टे फ्रूट भी पाए जाते हैं। इनफैक्ट ग्रो किए जाते हैं। तो कॉटन हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गए, टोबैको हो गया, तम्बाकू हो गई, एटसेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस सॉइल में ग्रो की जाती हैं। ठीक है? और मेड अप ऑफ लावा फ्लो। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सॉइल है बेटा किससे बनी है? ऐसे कहा जाता था कि यहाँ पर कभी जो वोल्केनो है, वोल्केनो थी और उनसे लावा निकला, और जो लावा निकला उन्हीं से क्या बनी है? सॉइल बनी है। इसीलिए इसका जो कलर है वो कैसा है? ब्लैक है। क्या है? ब्लैक। आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट सॉइल आपकी रेड एंड येलो सॉइल। नाम से पता चला ये जो मिट्टी होती है वो रेड भी होती है और येलो भी होती है। अब ऐसा क्यों होता है? उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा ये पाई जाती है आपकी ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, यानी कि जो मिडिल गंगा, जो गंगा हो गई, गंगा के नीचे वाला जो प्लेन हो गया, वो उस एरिया के अंदर। इसका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है? फाइन ग्रे क्ले टू लोम। ठीक है? ये इसका टेक्सचर होता है।
इसके अंदर क्या-क्या कंटेंट पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया और ह्यूमस हो गया। ह्यूमस मतलब उमस, ह्यूमस मतलब ह्यूमिडिटी होती है ना? देखो आपको जैसे कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि ह्यूमस को हम कैसे याद रखेंगे। देखिए, आपको जब देखा होगा जब गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में मान लो अगर बारिश गलती से अगर हो जाए रेनी सीज़न में तो आपको बड़ा चिपचिपा महसूस होता है। हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं उमस। तो यहाँ पे लिखा है ह्यूमस। ह्यूमस में से आप एच निकाल दो, क्या बचा आपका उमस। तो ह्यूमस यानी कि इसके अंदर क्या जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? ह्यूमस उमस होती है मतलब। नेक्स्ट है आपका इसमें जो कौन-कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो कौन सी ग्रो की जाती हैं? कॉटन हो गया, पल्सेस यानी कि दालें हो गई, मिलेट्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, पोटैटो हो गया, मेज़ हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ग्राउंडनट यानी कि मूँगफली। ये जो कुछ क्रॉप्स हैं जो इस सॉइल के अंदर ग्रो की जाती हैं। रेड एंड ये जो येलो सॉइल है वो बेटा इन क्रॉप्स को अच्छे से हेल्प करती है ग्रो करने में और फॉर्म्ड अंडर वेल ड्रेन्ड कंडीशंस। इसको अच्छी कंडीशन चाहिए तब जाकर ये जो सॉइल है बनती है, ठीक है? मेरा थोड़ा गला खराब है, तो थोड़ा-सा आप सपोर्ट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट सॉइल है बेटा आपकी लेटराइट सॉइल। जो लेटराइट जो वर्ड है, लेटराइट किससे बना है? ब्रिक से। लेटर का मतलब हो गया ब्रिक, ठीक है? तो जो स्टेट्स हैं यहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये तमिल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ये सॉइल ग्रो की जाती है। सॉरी, यहाँ पर पाई जाती है ये। इसके टेक्सचर की अगर बात करेंगे तो रेडिश ब्राउन होती है कलर में और इसके अंदर ऑक्साइड भी होता है, ठीक है? जब बेटा इस सॉइल के अंदर हम वाटर मिला देते हैं तो उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है इसका? रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है? डेफिशिएंसी की अगर बात करें तो बेटा इसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे। क्रॉप्स की बात करें तो कैश्यू हो गया, नट्स हो गए, टी प्लांट्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें ग्रो की जाती है। फीचर्स की बात करोगे तो पेबली क्रस्ट फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ वेट एंड ड्राई पीरियड्स, ठीक है? एरिड सॉइल। एरिड सॉइल यानी कि ऐसी सॉइल जो आपकी जिसमें वाटर का जो लेवल होता है काफ़ी कम होता है। जैसे स्टेट्स हो गया आपकी वेस्टर्न हो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। ये जो एरिड सॉइल है ये इन्हीं स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आपकी गर्मी होगी, गर्मी वाला जो रीजन हो गया, राजस्थान हो गया या हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर गर्मी अच्छी खासी मात्रा में पड़ती है। उसकी टेक्सचर की बात करें तो सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। इस जो सॉइल है इसके अंदर क्या है सॉल्ट की मात्रा भी ज़्यादा होती है प्लस इसका जो टेक्सचर होता है सैंडी होता है। थोड़ी सैंड जो होता है ना सैंड सैंड सबसे ज़्यादा इस मिट्टी के अंदर पाया जाता है। और डेफिशिएंसी की बात करें तो बेटा ये इसके अंदर ह्यूमस होता है और मॉइस्चर बहुत ही कम होता है क्योंकि बारिश ही कम होती है। जब बारिश कम होगी तो इससे इसमें क्या होगा मॉइस्चर नहीं होगा और सबसे ज़्यादा क्या होगी इसके अंदर उमस होगी, ठीक है? ह्यूमस होगी। क्रॉप्स की बात करें बेटा तो क्रॉप्स में बार्ली हो गया, व्हीट हो गया, मिलेट्स हो गया, तो ये सारी क्रॉप्स यहाँ पर पाई जाती हैं आपकी जो ये वाले एरियाज़ हैं, राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा है, यहाँ पर ये सारी क्रॉप ग्रो की जाती है। तो ये जो एरिड सॉइल है ये इनको इनको सपोर्ट करती है। प्लस फीचर्स की बात करोगे आप तो हाई सॉल्ट एंड कैल्शियम कंटेंट। आपने देखा होगा बेटा जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर सॉल्ट पाया जाता है। तो ये सारे जो स्टेट्स होते हैं उस जो मिट्टी होती है इससे सॉल्ट भी निकालते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा आपकी लास्ट फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट नाम पता चला जंगल वाला एरिया। तो जंगल के आस-पास यानी कि जंगल पे जो जंगलों में जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम क्या बोलेंगे फॉरेस्ट सॉइल। कहाँ-कहाँ पाई जाती है? हिमालयाज़ में, ईस्टर्न घाट्स में एंड तेराई रीजन। तेराई रीजन कौन-सा हो गया बेटा आपका? ये जो नेपाल वाला एरिया है ना उस साइड में। और हिमालयाज़ तो आप जानते ही हो नॉर्थ में हमारे हिमालयाज़ हो गए प्लस जो मिडल हिमालयाज़ हो गए प्लस जो ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट की तरफ हिमालयाज़ है सारे और ईस्टर्न घाट्स आपके जो आपका उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, सारे जो वहाँ से लगे हुए जंगल है ना, वहाँ पर, ठीक है? फिर इसके टेक्सचर की अगर आप बात करोगे तो लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर साइड। अपर साइड में देखोगे तो बहुत ही उसके मोटे-मोटे पत्थर टाइप के होते हैं, लेकिन जैसे हम नीचे की तरफ जाओगे तो थोड़ी ये सिल्टी हो जाती है, लोमी हो जाती है। इसके डेफिशिएंसी की बात करूँ तो पोटाश हो गया, फास्फोरस हो गया और लाइम इसमें पाया जाता है अच्छी अच्छी खासी मात्रा में। इनफैक्ट ये जो सॉइल है ये सपोर्ट करती है स्पाइसेस को, टीक को, एप्पल को, इन ये जो प्लांट्स हैं, इनको सपोर्ट करती है ग्रो होने में। यहाँ पर ये सारी चीज़ें ग्रो की जाती हैं। और लास्ट में ये जो सॉइल होती है काफ़ी एसिडिक होती है। क्या होती है ये? एसिडिक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये जो मैप मैंने एनसीईआरटी से लिया गया है, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है? यहाँ पर सारी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएँगी कि कौन-सी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कौन-सी जो सॉइल है वो ग्रो की जाती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब बात करते हैं सॉइल इरोजन की एंड सॉइल कंजर्वेशन को। अब देखो आप जानते हो कि सॉइल अगर है तो सॉइल का इरोजन भी होगा। अब नॉर्मली होता क्या है देखो वियरिंग अवे ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? यानी कि जो सॉइल होती है उसका जो ऊपर का जो लेयर है वो जब वो निकलती चली जाती है, उसको खत्म होनी शुरू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। अब ये किस तरीके से हो सकता है? विंड से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, आइस से या एनिमल जब ग्रास को ग्रेज़ करते हैं तो उससे भी ये सॉइल इरोजन है वो भी होता है, ठीक है?
नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली, यानी कि सॉइल का बनना और सॉइल का नष्ट होना, जो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ में चलती रहती हैं, लेकिन बट समटाइम्स दिस बैलेंस गॉट डिस्टर्ब, ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। जब इंसान डिफॉरेस्टेशन करते हैं यानी कि कटिंग करते हैं ट्रीज की, ओवरग्रेजिंग करते हैं और या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करते हैं, तो ये जो सॉइल है, ये सॉइल क्या होती है, डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है, इसका इरोजन शुरू होता है। अब हम बात करते हैं कुछ रीजंस की, कुछ कॉजेज की, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो डिग्रेड होती है। इसमें आपकी दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो होती है ह्यूमन एक्टिविटीज, दूसरी होती है नेचुरल फैक्टर्स। ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या आएगा, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट की कटिंग हो गई, ओवरग्रेजिंग हो गई, प्लस ओवर क्रॉपिंग हो गई, एक क्रॉप के ऊपर दूसरी क्रॉप लगाना, जल्दी जल्दी करना सारी चीजों को, कंस्ट्रक्शन हो गया और माइनिंग हो गई। सारी एक्टिविटीज जो होती है ह्यूमन बेस्ड होती हैं, तो इनसे भी हमारी जो सॉइल है वो खराब होती है, उसको डिग्रेड होती है, ठीक है। फिर नेचुरल फैक्टर्स में क्या आएगा, विंड हो गया, वाटर हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो आपकी जो सॉइल है वो भी डिग्रेड होती है, खराब होती है। अब बात करते हैं कि जो इरोजन होता है वो किन-किन टाइप का होता है। सबसे पहले आता है आपका विंड इरोजन। इट मीन्स मूवमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स बाय विंड, यानी कि जब हवा के थ्रू सॉइल के जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं, टॉप मोस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंड इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी है, व्हेन अ कॉम्प्लेक्स लेयर इज कैरिड अलोंग विद वाटर इन अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड शीट। अब सबसे ज्यादा शीट इरोजन है बेटा, ये होती है आपकी हिमालयन रीजन है ना, वहां पर, यानी कि पूरा का पूरा जो एरिया होता है वो एक साथ ही निकल जाता है, वो एक साथ ही वियर अवे हो जाता है ऊपर से, उसी को हम क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। नेक्स्ट बेटा आपका गुली इरोजन। गुली इरोजन क्या होता है, अ नैरो पासेज फॉर्म्ड बाय द रनिंग वाटर इज नोन एज गुलीज एंड मेक्स लैंड बेड और अनफिट फॉर कल्टीवेशन। एग्जांपल चंबल। आप जब कभी चंबल वाले इलाके में जाओगे, जो आप यहाँ पर आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, यहाँ जो जो चंबल वाला एरिया है, यहाँ पर जो लैंड है काफी ज्यादा खराब हो जाता है। क्यों होता है, अब गुली मतलब क्या हो गया, जब वाटर के थ्रू मान लीजिए एक फील्ड है, उस फील्ड में वाटर आ रहा है, जैसे आप देख रहे हो ना आप पिक्चर के अंदर, यहाँ पर जो फील्ड था उस फील्ड में क्या साइड साइड में वाटर आ रहा है। अब वो वाटर ने क्या किया, अपना रास्ता बना लिया और वो हमेशा वहां से आ रहा है। अब इससे क्या हुआ, वो जो फील्ड था, उस जो पोर्शन था उस फील्ड का, वो फील्ड खराब हो गया। खराब हो गया मतलब बहुत ज्यादा उसमें पानी गिर गया है, तो उसमें हम खेती नहीं कर सकते, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुली इरोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा सॉइल कंजर्वेशन। आप सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं सॉइल को कंजर्व करने के, पर पहले इसको देखते हैं। यहाँ लिखा इट रेफर्स टू द प्रिवेंशन ऑफ दिस लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन, यानी कि सॉइल की जो ऊपर की लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, उसको बचाना ही क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। देयर आर सम प्रैक्टिसेस यूज्ड टू कंजर्व सॉइल व्हिच आर एज फॉलोज। कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनके थ्रू हम हमारी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। पहला है आपका इसमें काउंटर प्लॉइंग। बेटा काउंटर प्लॉइंग मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका एक फील्ड है, फील्ड में आपने क्या किया, आपने फील्ड को इस तरीके से प्लॉ किया, इस तरीके से उस फील्ड को जोता कि उसका ऊपर-ऊपर का पोर्शन आपने ऊपर कर दिया और नीचे और साइड वाला पोर्शन थोड़ा नीचे कर दिया। तो कभी मान लीजिए अब बारिश वगैरह आएगी, तो जो पानी होगा वो नीचे की तरफ रहेगा सिर्फ, और जो ऊपर वाले पोर्शन पे आप क्या करोगे, खेती करोगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटर प्लॉइंग। एक बार आप गूगल में थोड़ी-सी इमेज वगैरह डाउनलोड करके देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ऊपर सॉइल को इस तरीके से प्लॉ किया जाता है कि जो आधा पोर्शन है वो नीचे चला धँस जाता है और ऊपर की तरफ आप क्या करते हो, खेती करते हो, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हो। इससे क्या है, जो पानी मान लो गलती से अगर आ भी रहा है, तो वो पानी सिर्फ नीचे रहेगा और ऊपर आप आराम से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं काउंटर प्लॉइंग। नेक्स्ट है बेटा आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या हो गया, देखिए सॉरी जैसे मान लो बेटा क्या है कि आपकी क्रॉप ग्रो हो रखी है, ठीक है? उस क्रॉप के साइड-साइड में आपने क्या किया, कुछ बड़ी-बड़ी घासें उगा दी। अब इन घासों से क्या होगा कि मान लो कभी कल को बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, कुछ हो रहा है, तो हवा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो बड़ी-बड़ी ग्रास है ना, उसको छुएगी। जो आपकी नीचे की जो क्रॉप है, जो फसल है, वो सुरक्षित रहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है? नेक्स्ट तीसरा है आपका शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, आपने देखा होगा जो आपके खेत होते हैं, उनके साइड-साइड में बहुत से लोग बड़े-बड़े पेड़ लगा देते हैं। चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं ताकि एक तो जानवर भी वगैरह वहाँ पे ना आए, प्लस मान लो कभी रेत वगैरह आता है, कभी सॉइल वैसी खराब सॉइल उड़ रही है, हवा चल रही है, तो उससे आपकी जो फसल है वो भी बची रहेगी और आपकी जो सॉइल है वो इधर से उधर नहीं जाएगी। तो जो पेड़ होते हैं वो आपकी सॉइल को क्या करते हैं, इधर-उधर जाने से प्रोटेक्ट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है? आप इनकी इमेज थोड़ा एक बार देखेंगे ना तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा आपका टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग आपने देखा होगा, जैसे माउंटेन वाले जो रीजन्स होते हैं हमारे, वहाँ पर ये टेरेस फार्मिंग की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, एक पूरा जो पहाड़ होता है, उस पहाड़ के साइड-साइड में फार्मिंग की जाती है, उसका लेयर बनाई जाती है और वहीं पर फार्मिंग होती है बेटा। और साइड-साइड में उसको थोड़ा-सा जो पोर्शन है उसको ऊपर उठा दिया जाता है ताकि जो वाटर है वो तुरंत ही नीचे ना चला जाए। ठीक है? इस तरीके की जो फार्मिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग। तो आपको आप जब थोड़ा-सा एक बार इमेज देखोगे ना इनकी निकाल-निकाल के गूगल पे,
मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, जिनकी वज़ह से मैं आप लोगों को अभी इसमें इमेज नहीं दिखा सकता, अदरवाइज़ मैं दिखा देता आपको। तो आप खुद ही एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी आपको चीज़ें दिख जाएँगी और समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है, जो लेसन है, यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो जो भी एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन्स आते हैं, इम्पोर्टेंट जो भी होते हैं, खासकर जो सीबीएसई के अंदर आते हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा। अब हमने क्या है, हमारे चैप्टर पढ़ लिया, हमने चैप्टर को समझ लिया है, तो हमें आसानी होगी, जो हमारे क्वेश्चन्स होंगे, वो अच्छे से कवर करने में। अब जैसे बहुत सी चीज़ों को मैंने क्या है बेटा अभी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, ठीक है? अच्छे से डिस्कस नहीं किया है, तो जब हम क्वेश्चन्स करेंगे, तो वहाँ मैं आपको और अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही और शाम तक मैं इसको लेक्चर को अपलोड कर दूँगा, तो आप इसको वहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी आप लोग प्लीज़ अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लग रही हैं और आपको लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियोज़ आप देख सकें और अपने दोस्तों के साथ में, आपके फ्रेंड्स से, जो भी है उनको शेयर कीजिए ताकि इस चैनल को हम ग्रो कर सकें, ठीक है? और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, वो मेरा जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो, ठीक है? तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखिए और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहिए। मैं बेटा फिर से कह रहा हूँ कि मेरी कोशिश तो है कि मैं जो क्लास 10th अभी है, उन बच्चों के लिए भी कंटेंट अच्छे से क्रिएट कर सकूँ। अदरवाइज़ उन लोगों के लिए जितना कंटेंट हो पाएगा हम कवर करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट 2024 में क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी सारा कंटेंट हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो उनके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने बच्चे हैं मैं चाहूँगा प्लीज़ आप उनको अभी के लिए कंटेंट को शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है? तो तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में। इनफैक्ट नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ठीक है?